आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं याराना एपिसोड 4। हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार। आपने इस कहानी को भी उतना ही प्यार दिया। तो याराना का सफर तो इस भाग के साथ ही खत्म हुआ। आज लेट हो गया लिखते लिखते, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हाय स्वीट ब्यूटी, क्यों फोन किया? आज तो बच के रहना हीरो। कितने खराब हो यार, यहाँ मैं गेट पर तेरा वेट कर रही हूँ और तेरा कोई अता पता नहीं। बस 5 मिनट वेट कर, मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, कहते हुए उसने मोबाइल पॉकेट में रखा और तेजी से कार की ओर लपका। थोड़ी देर बाद वो खुशी के सामने था। गुस्से से खुशी ने उसको कॉलर पकड़कर ऐसे ही खींचा जैसे थोड़ी देर पहले चाहत ने उसको कॉलर खींचकर उसको करीब किया था। लेकिन दोनों में फर्क था। खुशी के गुस्से में प्यार था, फिक्र थी, बेचैनी थी, जबकि चाहत के चेहरे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मुझे अपना कॉलर छुड़ाकर थोड़ा दूर हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, यार एक बार फिर से रीटेक एक्शन करना। व्हाट, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? यार फिर से खींचा ना अपने पास। खुशी ने असमंजस्य से वैसे ही उसे एक बार फिर से कॉलर पकड़कर खींचा तो विजय थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा। फिर उसने अपने बालों में हाथ फेरकर खुशी को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और होंठ कांप रहे थे। विजय उसके सिर पर टपली मारकर बोला, क्यों बे, ऐसे आंखें बंद क्यों कर रखी है, पता ना? खुशी उसका कॉलर छोड़कर पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। तू मूवी देखने आया है या आंख में छोले खेलने? अब अंदर चल। वो अपने दिल की धड़कनों को संयत कर थोड़ा झिझकते हुए बोली और मॉल के पीवीआर की ओर बढ़ गई, जहां वो साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार की अपने युवराज सिंह राठौर की फिल्म महारक्षक कोंडा परवाई लॉयर देखने आई थी। अब एक सवाल नहीं करेगा, चल चुपचाप। विजय उसके साथ चुपचाप चल पड़ा। एक सप्ताह बाद चौधरी मैंशन। खोसला फैमिली और चौधरी फैमिली एक साथ बड़े से हॉल में बैठे थे। सबके बीच में विजय एक किंग साइज सोफे पर बैठा था। उसके बगल में खुशी बैठी थी। विजय, आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो? 2 साल से आपकी मनमानी हम झेल रहे हैं, अब और नहीं। बात हमारी और खोसला की है, हम दोनों की रेपुटेशन खराब हो रही है। जब आपने नौकरी छोड़ी तो फिर से ज्वाइन क्यों की? तो ठीक है, की तो की, लेकिन उसके पीछे आपका पागल होना क्या ठीक है? आप अपनी दौलत दोनों हाथों से उन 2 कौड़ी के लोगों पर खर्च कर रहे हैं। चैरिटी करना अच्छी बात है, थोड़ी मदद की जाती है, पर आपने सबके लिए अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया। हद होती है पागलपंती की। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है दौलत कमाने में। आपने जो किया सो किया। अब ये सब छोड़कर इस घर में रहिए और खुशी के साथ शादी कर अपनी मैरिड लाइफ की खुशी खुशी शुरुआत कीजिए। चौधरी जी कड़े शब्दों में बोलकर चुप हो गए। सॉरी डैड, आई कांट डू दिस। जब तक मैं इस केस के असली कातिल को पकड़ नहीं लेता, मैं चैन से ना रह सकता हूँ और ना शादी कर सकता हूँ। आप जानते हैं, मैं जो सोच लेता हूँ वो करके रहता हूँ। खुशी से पूछ लीजिए, शी डोंट फोर्स मी टू मैरिज एनी मोर। आप हमें ऐसा कुछ ना कहें, और पैसा मेरे पास है तो भलाई के काम में खर्च कर रहा हूँ। कौन सा सब छाती पर रख कर ले जाना है? डैड, मैंने सही से इन्वेस्टिगेशन किया होता तो कुमार परिवार का बेटा आज जिंदा होता। मेरी वजह से वो परिवार टूटकर बिखर गया। मैंने उस परिवार को अपना परिवार माना है और उसकी विधवा को अपनी पत्नी का दर्जा देने वाले हो। आई एम राइट विजय? खोसला जी विजय की बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोले। विजय और खुशी हैरानी से खोसला जी को देख रही थी। अंकल, व्हाट आर यू सेइंग? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो निराश स्वर में फिलहाल बात टालते हुए बोला, अंकल आप जानते हैं, वो तो मेरे चेहरे से भी नफरत करती है। इतना सुनते ही विजय की माँ गुस्से से लाल हो उठी। व्हाट, वो लड़की पागल है? एक नज़र तुम्हें देखने के लिए लड़कियां मरती हैं, उस लड़की की इतनी जुर्रत, पर तुम्हें नफरत करे? उसके बाद पर विजय के साथ खुशी भी मुस्कुरा दी। रिया अपनी जगह से उठकर खुशी का हाथ पकड़कर एक साइड में ले गई और बेहद गंभीर स्वर में बोली, दी, आप दोनों बेहद अच्छे दोस्त हो और एक दूसरे को समझते हो, पर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है विजय आपसे मैरिज करना ही नहीं चाहते हो। आप समझ रही हैं ना, माना आपसे छोटी हूँ पर दुनिया हमने भी देखी है। आई नो दैट, यू डोंट वरी। मेरी छोड़ अपनी बताइए लिटिल। आपने और अजय ने वही किया जो उसके और अपने डैड को पसंद है। आई एम प्राउड बोथ ऑफ यू। और रही बात जय और मेरी, तो हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। दोस्त हैं तो आखिरी सांस तक रहेंगे, अपना याराना जन्म जन्म निभाएंगे। लेकिन आप और अजय एक दूसरे से जल्दी से शादी कर लो।
दोनों फैमिली की नाराजगी खत्म हो जाएगी। अब कभी नहीं सुधरोगी री। करो आप दोनों अपनी मनमानी। आई एम वरीड अबाउट यू। यू डोंट वरी रिया। और उसका गाल थपथपाकर बैठ गई। काफी देर तक सबके बीच बहस होती रही। फिर विजय ने फोन आया तो वो बाहर निकल गया। उसके साथ खुशी भी निकल गई। मेहता बंगलो। देखिए मिसेस मेहता, मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। कानून से एक गलती हुई और उसकी वजह से एक निर्दोष इंसान को फांसी हो गई। मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। अब आपसे जो पूछा जाए सच सच बोलना, क्योंकि इंसाफ तो मेहता साहब को भी नहीं मिला। आज भी खुलेआम वो कातिल घूम रहा है। तो बारीकी से हर बात बताइए प्लीज। विजय ने उनसे नरमी से पूछा। सर, मैंने जो पहले कहा था अभी भी वही कहूँगी, लेकिन जब से आपका फ़ोन आया है तो मैं भी परेशान हूँ। हमारे नौकर ने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वो, पर एक बात है कि इंस्पेक्टर जोशी उनकी मौत के 2-3 मिनट बाद ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ऐसा हमारे नौकर राकेश और बाला ने बताया था। और इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी उसी समय सबसे पहले अपने अंडर में ले लिया था। और नौकर को कहा कि बयान में अगर ये कहें कि चाकू मारकर निकालते देखा तभी पकड़ा था तो कातिल को सजा दिलाने में मदद होगी। हमें नहीं पता इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया। इतना ही नहीं, जगत के बेल रिजेक्शन के बाद उसने ही एक एप्लीकेशन पर साइन करवाया और केस फास्ट ट्रैक पर ही वही डलवाया था। सच कहूँ एसीपी साहब, आज सच जानकर तो मैं खुद हैरान हूँ। उस इंस्पेक्टर की ऐसी क्या दुश्मनी थी जो इस मर्डर की आड़ में इतना बड़ा खेल खेला उसने। सुनते हुए विजय अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये बात आपने बताई क्यों नहीं? अपने नौकर को बुलाइए जल्दी, जरूरी बात करनी है। विजय ने अब दहाड़ते हुए कहा। आपकी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था वो मैडम, बेहद ईमानदार, सभ्य लड़का। एक झूठ ने उसकी जिंदगी ले ली और हम सब इसके गुनहगार हैं। ओह गॉड। थोड़ी देर में ही राकेश और बाला अपने अपने नाम बताकर सामने खड़े थे। राकेश और बाला, तुमने गवाही में कहा कि चाकू मारकर जगत भाग रहा था, तब तुमने उसे पकड़ा और पुलिस को कॉल किया। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने अपने बयान में जो कहा वही सच है साहब। इतना सुनते ही विजय के जबड़े कस गए और आगे बढ़कर उसने राकेश को जोर का थप्पड़ रसीद कर डाला तो बाला की आंखें भय से फैल गई। राकेश भी घबरा उठा। झूठी गवाही देने के जुर्म में तुम लोगों को लंबी सजा होगी। विजय ने राकेश की कॉलर पकड़कर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था गवाह को सजा नहीं होती। बाला कांपते शब्दों में बोला। तुम्हारे झूठी गवाही पर सजा होगी। तुम दोनों को पहले थाने ले जाकर 3rd डिग्री दूंगा, फिर पता चलेगा गवाही कैसे दी जाती है, हरामखोर। अब जो देखा सच सच बता। विजय का गुस्सा देख दोनों बताने लगे। उस दिन साहब को पार्टी में जाना था। मैडम और छोटे साहब पहले ही चले गए थे। हॉल में बैठकर साहब लैपटॉप पर कुछ काम करने लगे। हम लोग अपने काम में लग गए। साहब की चीख की आवाज़ सुनी तो पीछे के हिस्से में काम कर रहे हम लोग भाग कर आए तो देखा उसके हाथ में चाकू था और वो जोर जोर से साहब को हिलाते हुए कह रहा था, आंखें खोलिए सर, उठिए सर। मैंने आवाज़ दी तो जगत ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वह हाथ का चाकू फेंक कर भागने लगा तो हम दोनों ने उसे पकड़ लिया। हमारे फ़ोन करने से पहले ही इंस्पेक्टर साहब आ गए। ये कहकर के साहब से मिलने आए थे। हमने भी सोचा शायद साहब ने बुलाया होगा। फिर साहब सीसीटीवी फुटेज अपने पास रख लिए। मुझे एक कोने में ले जाकर समझाया कि गवाही में कहना कि चाकू मारकर निकालते हुए देखा था और भागते हुए जगत को पकड़ कर रखा। फिर पुलिस को फ़ोन किया। तभी सेठ जी के कातिल को सज़ा होगी, नहीं तो छूट जाएगा। और अपने बयान को बार बार जब भी पूछा जाए एक ही बात बोलनी है। साहब को उन्होंने कहा, हमने वही किया। हम लोगों को लगा साहब सही कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं साहब। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और विजय की आंखों में इतना गुस्सा देख कांपने लगे। विपुल मेहता की पत्नी और बेटा हैरत से उन्हें देख रहे थे। विजय ने उन दोनों को नौकर को कस्टडी में लेकर थाने में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर जोशी गायब हो चुका था। उसे पता चल चुका था कि विजय उसे ढूंढ रहा है और केस सच के करीब पहुंच चुका है। इस बात का पता चलते ही वो छुप गया। विजय की कोशिश रंग ला रही थी। अब उस इंस्पेक्टर जोशी को दबोचना था। केस से रिलेटेड हर बात वो खुशी से शेयर करता तो खुशी जो भी उचित लगता वो उसे सलाह देती थी। इधर कुमार परिवार की जिंदगी भी अपनी सही दिशा में चल पड़ी थी। सबकी जिंदगी संवारने के लिए विजय हर संभव प्रयास कर रहा था और अपने डैड को साफ शब्दों में कह चुका था कि वो उस परिवार का बेटा है और सब कुछ करेगा अपने परिवार के लिए। जिस परिवार ने उसे मान दिया, सम्मान दिया,
और सबसे ज़्यादा प्यार दिया, जिसके लिए वो हमेशा तड़पता था। माँ बाप भाई बहन का प्यार क्या होता है उसने उस परिवार में जाना, जहाँ पैसों की नहीं रिश्तों की कद्र है। अपार्टमेंट बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। रमा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन छुट्टियों के कारण उसे समझने में दिक्कत आ रही थी। तो विजय ने प्रोफेसर रस्तोगी के यहाँ 2 घंटे का ट्यूशन रखवा दिया था। पिंकी ने भी 10th में एडमिशन ले लिया था। विवेक मेडिकल की तैयारी पूरे मन से कर रहा था। आय की तबीयत में पहले से बहुत सुधार आ चुका था। बाबा की आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका था। आय बाबा दोनों विजय को दुआ देते नहीं थकते थे। इसी बीच जगत का केस रीओपन किया गया था। विजय ने सभी सबूत जुटाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। अपने सभी खबरी और मानसिंह को जोशी की तलाश में भेज दिया था। विजय जानना चाहता था असली कातिल के बारे में, और वो जानता था अब सिर्फ जोशी ही बता सकता है, और इसीलिए वो जल्द से जल्द जोशी तक पहुंचना चाहता था। रात के 8 बज रहे थे। फोन पर घबराते हुए रमा ने विजय को बताया कि चाहत अभी तक घर नहीं लौटी। तो विजय की नसें तन उठी। भैया, आपको पता है वो ऑफिस पहुंचकर और फिर ऑफिस से निकलकर कैब में बैठने से पहले कॉल करती हैं, और वो 7 बजे तक घर आ जाती हैं। आप ढूंढने जाओ ना, आय बहुत परेशान है, प्लीज़। तो चिंता मत कर, मैं आता हूँ उसे लेकर। उसने ऑफिस में फ़ोन किया और फिर अपने मोबाइल पर GPS ऑन कर ट्रैक पर डाल दिया, तो चाहत के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया। वो जल्दी से उस जगह पहुंचता है। वो आश्चर्य से उस जगह को देखता है जहां चाहत का मोबाइल एक बॉक्स में रखा मिलता है। महावीर स्टेशन के एक पान गुमटी के पास रखा था। विजय की मुट्ठियां कस गई और आंखों में गुस्से की लहर दौड़ उठी। उसने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर वहां के 2 घंटे से पहले गुजरने वाली गाड़ी और मोबाइल वहां किसने रखा, उसकी लोकेशन पर कौन रुकता था, इमीडिएटली खबर देने के लिए बोलता है। आधे घंटे बाद पता चलता है कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो आकर वहां रुकी थी। उसने उसका नंबर बताया तो विजय के होश उड़ गए। ये वही गाड़ी थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था, और इसी गाड़ी की लोकेशन महावीर स्टेशन की थी, जहां चाहत का फ़ोन मिला था। विजय को समझते देर नहीं लगी कि चाहत की किडनैपिंग हो गई है और उसके पीछे किसका हाथ है। विजय जब घर पहुंचा तो परेशानी लिए सब एक जगह बैठे थे। आई की आंखें रो रो कर सूज गई थी। विजय को देखते ही आई उससे लिपट कर रो पड़ी। विजय ने उन्हें समझाकर तसल्ली देकर चुप किया। रमा, आज जब चाहत घर से बाहर गई थी तो उसने क्या पहना था? क्या आज भी सफ़ेद ही पहना था? नहीं भाई, आज पहली बार उन्होंने लाइट पिंक साड़ी पहनी थी, और वो घड़ी भी पहनी थी जो आपने खरीदी थी। मैंने झूठ बोल कर दी थी साड़ी और घड़ी कि मैंने खरीदी है। विजय कुछ कहता उससे पहले ही मोबाइल रिंग होने लगा। हाँ मानसिंह, बोलो। क्या? बस 10 मिनट में पहुंचता हूँ, कहकर उठ खड़ा हुआ। उसने आई को आश्वासन दिया कि चाहत को लेकर ही घर में कदम रखूंगा, और आई बाबा से आशीर्वाद देकर तेजी से निकल गया। उसी लोकेशन पर विजय पहुंचता है जहां एक आलीशान कोठी थी। मानसिंह अपने साथी के साथ वहीं खड़ा था। सर, चाहत मैम इसी जगह पर हैं। अंदर ऊपर पोर्शन में करीब 4-5 लोग हैं और बाकी 10 लोग नीचे ही हैं। अंदर जाने के एक ही रास्ता है, और वो सामने गेट, बस, और हमारे 10 आदमी हैं। डोंट वरी, एक आदमी 10 पर भारी हैं। पहले हमें चाहत को सुरक्षित निकालना है। तुम रस्सी और हुक दो, हम छत के रास्ते जाएंगे। वो छत से होकर जब कमरे तक पहुंचा तो बाहर खड़े एक आदमी को विजय ने एक बार में ही बेहोश कर दिया। वो अंदर पहुंचा तो गुस्से से आंखें अंगारा बरसाने लगी। उसकी मुट्ठियां कस गई और जबड़े भींच गए। 2 गुंडे मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में थे। एक गुंडा उसके पैर के पास बैठा शराब पी रहा था, तो दूसरा उसके गालों को सहला रहा था, और वो बेहोश पड़ी थी। विजय पागलों की तरह दोनों को मारने लगा। कुछ ही देर में दोनों लहूलुहान होकर बेहोश हो पड़े थे। विजय फोन कर मानसिंह को अटैक करने के लिए कह देता है, तो अपने साथी के साथ मानसिंह फायरिंग करने लगता है। 4 गुंडे मारे जाते हैं। बाकी सबको वहीं बेहोश छोड़कर विजय चाहत को अपनी बाहों में उठाकर कार में लेटा देता है, और खुशी को फ़ोन कर चाहत की कंडीशन बता देता है, तो वो उसे हॉस्पिटल लाने को कहती है। विजय आई को भी फ़ोन कर बता देता है कि चाहत सुरक्षित है और वो उसे लेकर आएगा, और इसी के साथ गाड़ी तेज़ी से हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ पड़ी। 2 घंटे बाद चाहत होश में आई तो विजय उससे पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पूछने पर वो खामोश रही। तो उसने गुस्से से अपना हाथ ग्लास विंडो पर दे मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा तो चाहत घबरा सी गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो वहां से निकल गया और खुशी को मैसेज सेंड कर देता है चाहत से पूछने को। वो खुशी को बताती है लेकिन कुछ छुपा जाती है। जब वो कैब में बैठी तो ड्राइवर ने की जगह इंस्पेक्टर जोशी था।
देखकर वह चौंक उठी थी। वो घर फोन करने ही वाली थी कि बेहोशी की उसने स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर दिया और जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। विजय ने जब सुना तो कुछ नहीं कहता। उसने जैसे पहले से अनुमान लगाया था वो सही था। 1 घंटे बाद खुशी चाहत को अपने साथ घर ले आती है। वो बिल्कुल शांत थी। उसके दिल में तूफान का बवंडर उठ रहा था, लेकिन चेहरे को खामोशी ने घेरे हुए था। उसका चेहरा देखकर खुशी उसके दिल में चल रहे सवाल जानना चाहती थी, लेकिन वो अपनी चुप्पी तोड़ना ही नहीं चाहती थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन विजय घर नहीं लौटा था। सब लोग थक हार कर सो चुके थे, लेकिन ना तो चाहत सोई थी ना खुशी। खुशी तो विजय के इंतजार में जाग रही थी, लेकिन चाहत किसी सोच के चलते अंदर ही अंदर जैसे जूझ रही थी कि जब इंस्पेक्टर जोशी ने उसे गाड़ी में बताया कि विजय उससे प्यार करता है और उसके दिल में जगह बनाने के लिए जोशी को कहा है चाहत को किडनैप कर बंगले में पहुंचाने के लिए और फिर उसे बचाने का नाटक कर वो उसका दिल जीत कर उसके दिल में जगह बना लेगा। उसी ने जोशी को मजबूर किया था जगत को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए, ताकि आराम से वो चाहत को पा सके। लेकिन पहली बार चाहत को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों का, क्योंकि इतने दिन से वो विजय का व्यवहार देख रही थी। उसके आने से 2 साल तक बेसुध पड़ी आई बोल उठी। पूरे घर को उसने इतना रोशन किया, इतना प्यार दिया, वो सब कुछ एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे एक रेल की तरह घूम गया। उसने जोशी का विरोध किया तो जोशी ने उसे स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया। वो पूरी रात इन्हीं सोचों में गुम थी। वो परेशान और शर्मिंदगी से जाग रही थी। उसने अपनी नफरत के चलते विजय को हमेशा चोट पहुंचाई, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। हंसते हुए उसकी नफरत सहता रहा। वो घर में खुटती ना रहे, इसीलिए मानसिंह से कहकर कंपनी में नौकरी लगवाई। अब उसे समझ आ रहा था कि मानसिंह उसे सलाह देता था नौकरी करने के लिए, तो विजय जानबूझकर उसे उकसाता था कि वो नौकरी नहीं करेगी। इसके बस की बात नहीं, क्योंकि विजय को पता था वो ना कहेगी तो वो हाँ कहेगी, और वही हुआ। उसने कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इधर विजय की गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। बस एक जुनून था उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ जोशी को पकड़ना। वो डाकयार्ड पर छुपा हुआ था, जिसकी खबर विजय को उसके खबरी ने दी थी। विजय ने उसे घर तक पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन रूम में दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी जोशी हंसते हुए बोला, एसीपी सर, आप बहुत छटपटाहट के साथ 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी नहीं जान पाएंगे कि विपुल मेहता का कातिल कौन है। दुनिया की कोई ताकत, कोई टेक्नोलॉजी यूज कर लो, लेकिन जगत को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। टॉर्चर करोगे तो करो, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा। जान से मार दोगे तब भी नहीं बताऊंगा। सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करते हुए हंसा। ये फंडे पुराने हैं सर। चल ठीक है, वहाँ चलते हैं जहाँ ना कैमरा होगा ना कोई और। चल तेरे भाई के समाधि पर चलती हैं, वहाँ तो सच बताएगा ना, वहाँ कैमरे भी नहीं होंगे। विजय ने भी हंसकर कहा, मेरा भाई? जोशी हड़बड़ाता हुआ चौंक उठा। आपको कैसे पता मेरे भाई के बारे में? बस तेरे बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चल गया। वैसे तो मरने वाला तो है ही, खुद ही सब उगल कर मर। विजय ने दांत पीसते हुए कहा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके भाई की समाधि के पास ले पहुंचा। सुबह के 6 बज चुके थे। अब बक क्यों एक निर्दोष की जान ली? विजय ने दहाड़ते हुए पूछा। पहले अपने शर्ट के बटन में लगा कैमरा हटा दो। ओहो, बड़ी तेज नजर है तेरी जोशी। चल ले, हटा दिया। उसने बटन से कैमरा हटाकर जोशी के हाथ में थमा दिया। जोशी ने उस कैमरे को तोड़ दिया और फिर शुरू हुआ। कहानी उस दिन की शुरू हो गई थी जब आपके हाथों मेरे भाई मारा गया था, एसीपी चौधरी। पहली पोस्टिंग आपकी पुणे में हुई थी। मेरा भाई वहीं मेडिकल फर्स्ट ईयर में था। एक लड़की उसे पसंद आ गई थी। उसने प्रपोज भी किया, पर उस लड़की ने मना कर दिया। बचपन से जिद्दी था मेरा भाई, जो पसंद आ जाए उसे हासिल करना ही उसका शौक था। एक दिन अकेला पाकर उसने उस लड़की को हासिल करना चाहा। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उसकी चीख सुनकर कंपनी के से काम से लौट रहे एक लड़के ने उस लड़की को बचाना चाहा, तो मेरे भाई और उसके दोस्त ने उस लड़के को मार पीट कर घायल कर उसको गाड़ी में डालकर हाईवे की तरफ भाग गए। इत्तेफाक से आप उस समय उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उस घायल लड़के ने आपको सारी स्थिति बताई। जब तक आप वहां पहुंचे तब तक वो उस लड़की को ज़बरदस्ती हासिल कर चुका था, लेकिन उस लड़की की हालत देख आपने मेरे भाई को गोली मार दी। वो मौके पर ही मर गया था और उसके दोस्त के पैरों में 2 गोली मारी थी। वो जिंदा तो है पर अपाहिज बनकर अपनी ज़िंदगी काट रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, उसको सज़ा होती 7 साल या 14 साल की, लेकिन जिंदा तो होता मेरा भाई। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि आपको भी चैन से जीने नहीं दूंगा,
और मुझे सफलता भी मिली। इत्तेफाक से वो सिक्का बिल्ला उस दिन मेहता बंगलों में दाखिल हो रहा था। मैं उसी समय पेट्रोलिंग के लिए निकला था। गाड़ी रोककर उसका इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद वो बाहर निकल गया। तभी मैंने जगत को अंदर जाते देखा तो उसके जाने के 2 मिनट बाद अंदर मैं गया। वहाँ सेठ मरा पड़ा था। मैं जानता था वो निर्दोष है। मैंने ही नौकर के मुंह में वो बयान ठूसा जो मैं बुलवाना चाहता था। अपने हैकर को बोलकर सिक्का बिल्ला का फुटेज हैक करवा दिया। जगत अपनी उंगलियों के निशान ऑलरेडी चाकू पकड़कर अपने लिए खुद गड्ढा खोद चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि जगत को क्यों फंसाया, तो वह इसलिए कि पुणे में उस लड़की के बारे में बताने वाला लड़का जगत ही था। वो अगर उस लड़के के बारे में नहीं बताता तो आपको पता ही नहीं चलता और मेरा भाई जिंदा होता। जगत की वाइफ को देखकर ही मैंने अपना दिल उस पर हार बैठा था। और आपके ऑफिस में भी जो बातें उससे की थी वो सब मैंने ही कहा था उसे ऐसा कहने के लिए। मैं जानता था कि आप गरीबों के मसीहा, उसे बचाने का प्रयास जरूर करेंगे पर बचा नहीं पाएंगे। वो क्या है ना सर, बड़ी पोस्ट पर बैठकर ऑर्डर ज्यादा देते हैं और असली इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी करते हैं। इस केस को मैं हैंडल कर रहा था। उसकी बेल रिजेक्ट हुई क्योंकि केस डायरी हमने कोर्ट में पेश ही नहीं की थी। जब आप जगत को बचाने में नाकाम हो रहे थे तो आपने मुझे ही कहा था फुटेज गायब करने को और मेडिकल लगाकर ये कहने को कि वो मेंटली प्रॉब्लम में है। जज साहब ऐसे में उसे उल्टा मेंटल असाइलम भेज देते और आप बस्ती मुश्किल तक पहुंच जाते, फिर जगत को छुड़ा लेते। लेकिन मैंने ही स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट कर आपको मार डालने का सोचा था, पर जब आप बच गए लेकिन आप यहाँ नहीं थे। वो झूठी गवाही के तहत उसे फांसी हो गई। चाहत को मैंने यकीन दिलाया और अपनी करनी आपके माथे कर दी। मैंने उससे शादी करनी चाहिए तो उसके बाबा ने साफ मना कर दिया। मैंने ही हरीश चौरसिया को उनके घर से निकाल देने का आइडिया दिया था। जानता था कि कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो वो लोग मजबूर होकर मेरी बात मान लेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में ही पता नहीं कहाँ चले गए थे। आपको 2 साल से तड़पते छटपटाते देखकर मुझे बड़ा मजा आता था, लेकिन एक दिन आप सच तक यानी मुझ तक पहुंच ही गए। इसीलिए कल मैंने चाहत का अपहरण किया और उसे लेकर दुबई भागने वाला था कि आप मुझ तक पहुंच गए। हाँ, मेहता का खून सिक्का बिल्ला ने किया है, जिसमें मैंने उसका पूरा साथ दिया। जगत बेकसूर है, पर साबित कैसे करोगे? ब्लडी डैम, अंधा कानून सबूत मांगता है और वो है नहीं। जोशी हंसकर बोला, मुझे मारकर भी साबित नहीं कर पाओगे और अदालत में ले जाओगे तो मुकर जाऊंगा। बोलो, आज भी तुम हार गए, क्योंकि सिक्का बिल्ला को भी मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। वो अब कैसे गवाही देने आएगा कि उसकी लाश वहीं यार्ड में रखी है? कहानी खत्म। तो रक्षकों वाली हंसी हंसा। विजय चौधरी सर, इस कलयुग में हमेशा सच की ही जीत नहीं होती, बहुत बार झूठ भी जीत जाते हैं। अब इस केस का सत्य हार चुका है। वो फिर हंसा, लेकिन इस बार विजय की हंसी ने उसको चौंका दिया। ठहाका लगाकर हंसते हंसते उसकी आंखें भर आई। ये देख जोशी को कुछ समझ नहीं आया। कुछ समझता उससे पहले ही उसके थोपड़े पर पंच पड़ा तो वो वहीं गिर पड़ा। विजय उसे मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। जानता है जोशी, जो अक्सर 1.5 शाना बनता है ना, वो औंधे मुंह गिरता है। सत्य कभी झूठ के काले बादल में भले ही छुप जाए, पर सत्य का सूर्योदय होकर ही रहता है। अभी अभी जो तूने अपने किए कारनामे रट्टू तोते की तरह बोले हैं ना, वो लाइव टेलीकास्ट हो चुका है नेशनल टीवी पर। यू आर ऑन, उसने बहुत मारते हुए कहा। पर जगत की ये बेगुनाही तेरे इन कारनामों में साबित हो गई। सत्य की जीत हो गई। एक माँ की जीत हुई, एक बाप की जीत हुई, भाई बहन और विजय की विधवा की जीत हुई। विजय लगातार उसे मारते हुए कह रहा था, ऐसे क्या देख रहा है? कैमरा कहाँ है? मेरी आंखों में देख जोशी, आंखों में। आई लेंस कैमरा पहना है मैंने। जिस टेक्नोलॉजी ने उस वक्त जगत को बेगुनाह साबित नहीं किया, उसी टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के सामने उसे आज बेगुनाह साबित कर दिया। जोशी अधमरा सा आंखें फाड़े विजय को हैरत से देख रहा था। थोड़ी देर में पुलिस वैन पहुंच गई थी। जोशी को हिरासत में ले लिया गया। जिस केस को सब भूल चुके थे, आज सब एक बार फिर से इस केस से रूबरू हो चुके थे। सबके चेहरे पर पश्चाताप था। जो भी जगत को जानते थे, सबकी आंखों में आंसू थे। जो नहीं जानते थे, वो उसकी मौत का अफसोस कर रहे थे। आज एक बार फिर कुमार परिवार में मातम का माहौल था, लेकिन चेहरे पर आज जीत का सुकून था। आज जगत के माथे से खूनी होने का कलंक मिट चुका था। सारी दुनिया न्यूज़ देख रही थी। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। आई बार बार विजय के माथे को चूम रही थी, तो कभी सीने से लगाकर हंसती तो कभी रोती। लाजपत और उसके भाई बहन सब बहुत भावुक थे। वहीं चाहत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बेड के सिरहाने तकिए से टेक लगाकर जगत की फोटो सीने से लगाकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जलते मरुस्थल पर चल रही हैं।
अचानक बारिश की फुहारों से उसका तन मन जैसे भीग गया। उसकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहे जा रहे थे, जिसे इंसान से इतनी घृणा चोट पहुंचाई, हर वक्त जली कटी सुनाई। जिसे पापी गुनाहगार समझती थी, वो तो उसका रखवाला बनकर आया था। कैसे किसी की बातों में आकर विजय को कातिल समझकर हमेशा उसकी बेइज्जती की। उसने उसके परिवार का जीवन ऐसे संवार दिया जिसकी कल्पना भी वो कभी नहीं कर सकती थी। मेरे जगत के साथ बुरा करने वालों को विजय ने वही सजा दी। अब कैसे उनकी नज़र का सामना करूंगी, कैसे माफ़ी मांगूंगी? मैं तो उनका सामना करने की हिम्मत भी खो चुकी हूँ। इतने उपकार करने के लिए उनका धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी? हे देवा, ये मुझसे क्या हो गया? उसका दिल तड़प उठा। उसने जगत की तस्वीर आंखों के सामने करते हुए बेतहाशा रोते हुए कहा, आपको पता है ना, मैं कितनी बुरी तरह उन्हें चोट पहुंचाई हूँ। तन की चोट तो फिर भी ठीक थी, लेकिन मैंने तो उन्हें मन की चोट पहुंचाई है, और उन्होंने मुझे उफ तक नहीं किया। आई, बाबा, विवेक, रमा, पिंकी, हर किसी को उनमें अच्छाई दिख गई थी, पर मुझे क्यों नहीं दिखी? मैं बहुत बुरी हूँ ना? बोलिए ना जगत। वो अपने सीने से तस्वीर लगाकर ऊपर चेहरा कर आंखें बंद कर चिल्लाई। तभी उसको लगा जैसे किसी ने उसके बालों को सहलाया हो। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। आप मेरे पास हो ना? तो फोटो को देखकर बोली। फिर से उसे वही एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया हो। उसने अपने आंसू पोंछते हुए अपने बगल में देखा तो चौंक उठी। आप इधर उधर क्या देख रही हैं? मैं आपके पास हूँ। एक ज्योति पूंछ की तरह चमकता साया उसके करीब बैठा था। चाहत की आंखें बड़ी हो गई। जगत, टूटते शब्दों में बोली और साय को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ आर पार हो गया। मैं तो आत्मा हूँ चाहत, आप छू नहीं सकती, सिर्फ मेरे होने का एहसास कर सकती हैं। मेरी आत्मा ने अभी किसी शरीर के साथ नहीं जन्म लिया। जब तक आपको सुखी नहीं देख लेता, संसार छोड़कर नहीं जा सकता। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। आप गलत नहीं है चाहत। इंसान जब गलत फहमी में जीता है तो सच्चाई नहीं दिखती। विजय सर के बारे में आपको गलत फहमी थी, जब सच सामने आया तो गलत फहमी भी चली गई। ये तो होना ही था। मेरी जिंदगी इतने ही दिन की थी। विधाता ने, आप इसका शोक ना करें, बल्कि आने वाले कल को देखें, आज को देखें। मैं आपका अतीत हूँ, और अतीत के साथ आप वर्तमान को मिक्स करेंगी तो आज और कल दोनों खराब हो जाएंगे। अतीत को हमेशा एक खूबसूरत याद बनाकर रखना चाहिए। उसका साथ लेकर चलने से जीना दूभर हो जाता है। आपका आने वाला कल बेहद खूबसूरत होगा। आपका भविष्य मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मूव ऑन करना ज़रूरी है चाहत। बंजर होकर नहीं, हरियाली बनकर किसी के बगिया को आबाद कीजिए, तभी मैं सुकून से जा सकूँगा। मेरा शरीर मिटा है, आत्मा नहीं। ये संसार से मुक्त तभी होगा जब आपको पहले की तरह रंगीन लिबास में देखूंगा। आपके जीवन में मेरा आना वो रात के सपने जैसा था। सुबह होते ही सपने याद नहीं रहते, ठीक उसी तरह मुझे भुला दीजिए और आगे बढ़िए। चाहत विजय सर का हाथ थाम लीजिए। मैंने उसके जैसा अच्छा इंसान अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आप चुप हो जाइए। कैसे बहकी बातें कर रहे हैं आप? चाहत ने रोते हुए कहा। सही बातें कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आप समझ जाएंगी अपने दिल की बात। वो हैरानी और खामोशी से जगत को देखने लगी कि अब उसे महसूस हुआ वहाँ कोई नहीं था। उसका तस्वुर उस पर हावी हो रहा था। विजय सबकी आंखों का नूर बन चुका था। सबने उसको घेर रखा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ चाहत के रूप पर टिकी थी। अभी तक वो बाहर नहीं आई थी, और ना जाने क्यों विजय को उसको देखने को बार बार मन हो रहा था। तभी उसका दरवाजा खुला तो विजय के चेहरे पर मानो कतरा कतरा सुकून बिखर गया। दोनों ने चोर निगाहों से एक दूसरे को देखा तो चाहत नजरें चुराकर किचन की तरफ चल पड़ी, और विजय के लबों पर मुस्कान थिरक उठी और दिल सुकून से भर गया, क्योंकि आज पहली बार उसने चाहत की नजरों में नफरत नहीं देखी थी। सुबह के 10 बज चुकी थी। अदालत लग चुकी थी। आज सिर्फ अदालत में वो जज साहब बैठे थे अपनी बात कहने के लिए, जिन्होंने जगत को सज़ा सुनाई थी। टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था, चूंकि ये पहला अवसर था जब एक जज अपने फैसले पर शर्मसार थे। कोर्ट में बैठकर उन्होंने कहना शुरू किया, हमारे कानून की किताब में भी लिखा है, 100 अपराधी भले छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक कानून के रक्षक होने के नाते हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलत फैसला लिया गया, इसके लिए अदालत शर्मसार है। हम जगत को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके सम्मान में खड़े होकर 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि दे सके। कहकर जज साहब खड़े हो गए। टीवी देख रहे हर कोई खड़ा हो गया। अदालत में भी जगत को इंसाफ पूरे मान सम्मान के साथ दिया गया।
1 मिनट बाद जज साहब ने अपने आप को दोषी मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले जोशी को फांसी की सजा और गवाह राकेश और बाला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। विजय, जो कितनी रातों से सही से सोया नहीं था, आज आई की गोद में सर रखकर चैन की नींद सो रहा था। थोड़ी देर बाद आई उसके सर को तकिए पर टिकाकर चाहत को दरवाजा खोलने को कहती हैं, जिसने कल की तरह आज भी खुद को बंद किया हुआ था। आई की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया। आंखों में आंसू, बिखरे बाल, चेहरा भी लाल हो रहा था उसका। उसकी हालत देखकर आई ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, क्या हालत बना ली है? आज तक तूने ही हम सबको संभाल कर रखा है, हम सबके आंसू पोंछे, कभी खुलकर रो भी ना पाई। आज जी भर कर रो ले मेरी बच्ची, फिर कभी नहीं रोएगी। वो पूरी ताकत से आई को पकड़कर जोर जोर से रो पड़ी। आई के चारों ओर विवेक, रमा, पिंकी भी लिपट कर रो पड़े। थोड़ी देर बाद सबका मन हल्का हो गया तो आई ने चाहत को नहाने भेज दिया और उसके ही रूम में बैठी रही। वो नहाकर बालों को सुखाकर आई के पास बैठ गई। चेहरा खिल सा गया था, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। आई रमा से बोलकर उसके लिए नाश्ता मंगाती है, फिर अपने हाथों से उसे खिलाती है। बड़ी मुश्किल से धोनी वाला खा पाई वो। बस आई, अब नहीं खा पाऊंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, ये जूस पी ले, इसके लिए मना मत करना, नहीं तो नाराज हो जाऊंगी, समझी? उसने बिना कुछ बोले चुपचाप जूस पी लिया। अच्छा, अब सो ले, कल से जाग रही है पर रोना नहीं। आई ने उसे चुमकाते हुए तकिए पर सर रखकर लिटा दिया। कंबल उड़ाकर सर पर हल्की हल्की थपकियां देकर सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद में वो भी ममतामयी स्पर्श पाकर नींद में चली गई। उसे सोता देखकर आई कमरे से बाहर निकल गई। लाटपत जी सभी को लेकर मंदिर चले गए थे। मन में संकल्प लिया था कि जिस दिन उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा वो मंदिर जाएंगे। अब घर में सिर्फ चाहत और विजय ही थे। सब उन दोनों को सोता छोड़कर चले गए थे। चाहत की नींद अचानक खुली तो उसे कुछ महसूस हुआ। घर में एकदम शांति छाई हुई थी। वो उठकर बाहर निकल कर आई तो घर में किसी को ना पाकर चौंक गई। हॉल में आकर देखा तो विजय आराम से सो रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आई और उसकी निगाह उसके चेहरे पर टिक गई। आज तक उसे नफरत भरी निगाहों से देखा था। पहले कभी भी उसको देखती तो गुस्से से भर जाती थी। आज तक उसने कभी भी विजय को इतने करीब से शांतपन और प्यार भरी निगाहों से नहीं देखा था। आज पहली बार देखा तो उसमें खो कर रह गई। बेफिक्री से सोया चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। इस वक्त तभी उसकी नज़र उसकी हथेली पर पड़ी जिसपे सफ़ेद पट्टी बंधी थी, जिसमें से खून रिस रहा था। शायद सोते वक्त हाथ बैठ के किनारे के पाटे से लग गया। वो जल्दी से उठी, अलमारी से फर्स्ट एड लेकर आई, फिर धीरे से उसके हथेली की पट्टी खोलने लगी। कॉटन से जख्म साफ कर मरहम लगाया, फिर पट्टी बांध दी। फिर कुछ पल उसे देखने लगी और धीरे से बोली, आई एम सॉरी विजय, आई एम रियली सॉरी। उसने विजय कसमसाते देखा तो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगी, पर वापस पलटकर देखा तो वह करवट बदलकर सो गया था। करवट बदलते ही उसने आंख खोल दी। यकीन नहीं हो रहा मुझे चाहत, वो तुम ही हो जिसने सिर्फ मुझे देखते ही नफरत की और चोट पहुँचाई, और आज मेरे चोट पर मरहम लगा दिया। मैं तो अब तभी जाग गया था जब तुम मेरे पास आई थी, और अगर आंखें खोल देता तो तुम मेरे पास से चली जाती। उसने मुस्कुराते हुए अपने हथेली को चूमा जिसमें पट्टी बंधी थी। सब लोग मंदिर से निकल रहे थे। मंदिर से नीचे सीढ़ी पर बैठे आदमी को देखकर लाजपत जी हैरान रह गए। वे उनके पैर पकड़कर रोने लगा। अरे चौरसिया जी, आप इस हाल में यहाँ? आपसे बेईमानी करके हम बर्बाद हो गए। एसीपी साहब ने हमारी सारी दौलत छीनकर दर दर का भिखारी बना दिया। आपका घर तो मैं लौटा चुका हूँ, लेकिन वो इतने से भी नहीं रुके। हमारे सारे जमा पूंजी हमारी तलाकशुदा बीवी को दे दिया और हमें यहाँ भीख मांगने बैठा दिया। वो सिर पीट कर रो रहा था। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तुम्हारे जैसी हालत होती है। हमें भी ऐसे ही घर से निकाला था ठोकर खाने के लिए। अपना क्या कर्म हमें लौटाकर वापस मिल जाता है। तेरे साथ जो भी हुआ तेरे बुरे कर्मों का फल है। तूने हमारी बहू बेटी पर बुरी नज़र डाली थी, ना उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही थी। दौलत किसी की सगी नहीं होती, अच्छा करोगे तभी पास रहती है, पूरे करने पर यह भी साथ छोड़ देती है। कहती हुई आई और लाजपत जी अपने बच्चों के साथ घर की ओर चल पड़े। एक बार फिर विजय पर गर्व महसूस करने लगे। 6 महीने बाद चाहत आज ग्रे कलर की साड़ी में थी। सादा चेहरा, आंखों में काजल तक नहीं था।
फिर भी सादगी में ही बेपनाह हुस्न के मालकिन लग रही थी। जैसे ही गेट से बाहर निकली, सामने विजय आकर खड़ा हो गया। उसने नजर के साथ गर्दन भी झुका ली, जैसे उसकी सांसें थम सी गई। उसने उससे बचकर निकलना चाहा तो विजय ने अपना हाथ आगे कर दिया। चाहत, मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं और नजरें चुराते हुए वापस दौड़कर गेट के अंदर चली गई। वो बस गेट की ओर देखता रह गया। क्या हो गया है चाहत को? मुझे देखते ही भाग खड़ी होती है। पहले ही ठीक था, नफरत से ही सही, लेकिन बोलती तो थी। अब तो पता भी नहीं चलता उसकी फीलिंग्स का। अपने मन से बात करता हुआ वो भी घर में आ गया। बेटा, आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आई ने कहा तो वो उनके पास बैठ गया। आई, कुछ काम ज्यादा था। क्या हुआ? कुछ कहेगी नहीं? आई कुछ नहीं कहती उससे पहले ही विवेक चीखता हुआ आया। आई भैया, और दोनों से लिपट गया। मैंने पीएमटी क्रैक कर लिया, 25वीं रैंक आई है। आई, जगत भैया चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, अब मैं बनूंगा भैया। और वह चिल्लाकर बोला। चाहत रूम से निकल कर आई तो वह उससे लिपट गया। आपकी वजह से ये संभव हुआ वाहिनी। आपने कभी मेरी पढ़ाई नहीं रुकने दी थी, हमारे लिए मेहनत कर पढ़ाती रही। मैं खुशी से रो रहा था और विजय भैया ने भी हमारे लिए सब कुछ किया। चाहत की आंखों में खुशी से आंसू छलक आए। वो सबका मुंह मीठा कराती हुई कहकर किचन में चली गई। फिर से मिठाई लेकर आई। तब तक रमा और पिंकी भी अपने कॉलेज और स्कूल से आ गई थी। विवेक को मेडिकल में चयन होने की बात सुनकर खुशी से नाच उठी। चाहत सबको मिठाई खिलाने लगी, लेकिन विजय की नज़र चाहत पर ही थी। वो उसे मिठाई देकर नज़र झुकाकर वहां से हट गई। आई, सब कुछ ठीक हो गया। अब हमारा विवेक डॉक्टर बनेगा और रमा लॉयर, और पिंकी तुम क्या बनोगी? विजय ने पूछा। भैया, मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। खूब पढ़ना है, जरूर पढ़ना। आई, आप सबको कल हमारे साथ चलना है, आप सबके लिए सरप्राइज है। अरे वाह, सरप्राइज? आप पार्टी कर रहे हो भैया? कल भाभी का बर्थडे है, विवेक ने झट से कहा। अच्छा, चाहत का जन्मदिन है? विजय आश्चर्य से बोला। पगली है, कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाती। मैंने वादा किया था कि जब मेरे घर में आएगी तो इसका जन्मदिन मनाऊंगी, पर तूने तो जो सोचा और कहा है आई, वो जरूर पूरा होगा। कल इस सरप्राइज का बहुत बढ़िया दिन है। सब मुझ पर छोड़ दो, आप इसे बुलाना चाहो बुला लो। आई, मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना प्लीज। इनसे कहिए कोई पार्टी नहीं होगी। वो कहकर किचन में चली गई। अरे बेटा, जो भी हो, छोटी सी पार्टी तो होगी। किसी को नहीं बुलाना है बेटे तो खुशी बिटिया को बुला लेना। आई, लगता है आज कोई चाय नहीं पूछने वाला। मेरा चाय पीने का मन है। वो जोर से बोला ताकि किचन में आवाज पहुंच जाए। रमा विजय के पास आकर बैठ गई। वो उसके बाजू पकड़कर धीरे से अपनी ओर झुका कर बोली। भैया, बोल क्यों नहीं देते उन्हें? किस बात का संकोच कर रहे हो? क्या बोल रही हो? उसने हैरानी से और धीरे से पूछा। वही जो भाभी के लिए फील करते हो। अपने दिल की बातें बोल दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इनफैक्ट हम सब हैं। व्हाट? पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें चुरा कर बोला। भाई, मैं 20+ हूँ, ना समझ नहीं हूँ। आपकी आंखों में सब दिखता है। अच्छा, लगता है हमारी 20+ के दिल में कोई है। धत भाऊ, वह शर्मा गई। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बंदा कॉलेज के पहले दिन से मुझे देखता है, बट सिर्फ देखता है। मुझे अभी ये सब नहीं देखना है, पहले क्रिमिनल लॉयर बनना है। आप अपनी सोचो भैया। विजय कुछ कहता उससे पहले चाहत चाय ले आई। उसने रमा के हाथों में चाय की ट्रे थमा दी और अपने कमरे में चली गई। विजय उसे जाते देखता रहा। अगर कुछ बोलेंगे कि पंडित से मोहर निकलवाऊं, रमा ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले चाय तो पी लूं बहना। भाई, दिस इज टू मच। बड़े बड़े मुजरिम से भिड़ जाते हो, लेकिन कल बात करता हूँ ना। वो एक घूंट में गर्म चाय पी गया। क्या हुआ? बड़ी देर से दोनों भाई बहन खुसर फुसर कर रहे हो? आई ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वो आई, भैया को कुछ पूछना है भाभी से। विजय उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया। हाँ तो जा पूछ ले, वो कमरे में गई है। जा बेटे, जो पूछना है पूछ ले। अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? वो उसे हिलाता हुआ आगे बढ़ कमरा खटखटाया, जबकि दरवाजा खुला था। वो अंदर गया तो वो सकपकाकर बेड से खड़ी हो गई। आप? वो सर झुकाए खड़ी थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मेरी तरफ देखती भी नहीं, अब कुछ बोलती भी नहीं? वो कहता है उसके करीब आ गया। वो घबराई सी गई और नजरें इधर उधर करने लगी। इसे तो पहले ही अच्छा था, कम से कम नफरत से देखती तो थी और बात भी करती थी।
चाहे जली कटी ही क्यों ना हो। चाहते एक दम देखा और फिर नजरें फेर ली। मुझे आपसे कुछ कहना है। आप जाइए एसीपी साहब, जो आप कहना चाहते हैं वो मैं सुनना भी नहीं चाहती। आपने हम लोगों का जीवन संवारने के लिए बहुत किया और अब एहसान मत कीजिए। आपका अपना भी घर है, कब तक अपनों से दूर रहेंगे। हमारी आई तो भोली हैं, अपनी ममता के धुन में भूल गई हैं। आप उनके बेटे नहीं हैं। आपने अपना गिल्ट मिटा लिया है ना। अब हम लोग खुद को संभाल लेंगे। जितना जल्दी हो सके हमारी ज़िंदगी से चले जाइए। खुशी जी के साथ शादी कर अपना घर बसा लीजिए। कब तक हम लोग के लिए अपनों से दूर रहेंगे। अगर आपके दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी कुछ है तो उसी का वास्ता, आप चले जाइए प्लीज़ सन। आप और खुशी जी एक साथ अच्छे लगते हैं। वो कुछ पल रुकी और फिर बोलने लगी, हाँ, आज तक हिम्मत नहीं की थी अपने किए की आपसे माफ़ी मांगूं। आज आपके साथ मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अपनी हर उस गलती के लिए, आपको कष्ट पहुँचाने के लिए। वो हाथ जोड़कर सख्त लहजे में बोल रही थी। ठीक है, चला जाऊँगा, भी नहीं आऊँगा, बस आखिरी काम रह गया है। कल उसके बाद आपके सामने नहीं आऊँगा। मैंने आपकी बात मान ली, अब आप भी मेरी बात मान लेना। मैं आपके लिए ड्रेस लाया हूँ, वो ज़रूर पहनिएगा। वो गंभीर स्वर में बोला और तेज़ी से बाहर निकल गया। वो बेड पर धम से गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। आई एम सॉरी विजय, आपको हर्ट करना मेरी मजबूरी थी। आसमान आज बेहद साफ था। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। तारे भी टिमटिमाते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। समुद्र किनारे वो रेत पर लेटा था और उसके पास खुशी भी लेटी थी। वो खामोशी से आसमान की ओर देख रहा था। कुछ मुंह से बकेगा या मुझे आसमान के तारे गिनने के लिए बुलाया है? कुछ तो बक। मुझसे शादी कर लो खुशी, वो ठंडी सांस भरकर बोला। कल ही मंदिर में, परसों हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से दिल भर गया है यार। इस जगह से भागना चाहता हूँ, सबसे, खुद से भी दूर। बोल माने की मेरी बात। माँ की आंख के तारे, तू जानता है ना मैं तेरी पहली और आखिरी दोस्त हूँ, और जितना तुझे मैं जानती हूँ ना उतना तू भी खुद को नहीं जानता। शादी एक समझौता नहीं होता बाबू, उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। कभी अपने लिए, कभी सबके लिए। पर मेरी जान, मेरे लिए शादी का मतलब मोहब्बत है। हम दोनों इस रिश्ते में इसके लिए बनने वाले हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते थे। हम दोनों के जीवन में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था, तो फैसला ले लिया था बंधन में बंधने का। हमारी शादी भी हो जाती अब से 2.5 साल पहले, लेकिन उस घटना ने तेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। हम तुझे ऑलमोस्ट खो चुके थे, लेकिन नसीब से तू मेरे सामने है। यू नो जय, मैंने देखा है तेरा ये पागलपन। रात रात भर सोता नहीं था, और जिस दिन चाह तुझे मिल गई उस दिन से देखा है। इतना जुनून सिर्फ उसकी मुस्कान देखने के लिए था। तूने क्या नहीं किया उसके लिए, उसके परिवार के लिए सब कुछ किया। उसकी नफरत भी तुझे सुकून देती थी। जब वो तुझे हर्ट करती थी तो मुस्कुराता था कि उसके सुकून के लिए तू उसका दिया हर दर्द सह लेगा। तुझे पता नहीं चला उसके लिए तेरे दिल में जो हमदर्दी थी वो प्यार में कब बदल गई। हाँ मेरे दोस्त, तुझे प्यार हो गया है। यू लव हर। नहीं खुशी, ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे से बोला। उसने मुझे अपने से दूर जाने के लिए कहा है और तुझसे शादी। होए मजनू, उसने कहा और तूने मान लिया। इतना आज्ञाकारी प्रेमी हमने तो आज तक नहीं देखा। सच्चे प्यार में पाना नहीं देना होता है, लेकिन तब जब प्यार वन साइडेड हो। तुझे पता है वो भी तुझे चाहने लगी है, इसीलिए तो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए तुझसे दूर भागती है। नहीं खुशी, ऐसा नहीं है। अगर उसके दिल में कुछ होता तो वो ये नहीं कहती कि मैं तुझसे। खुशी उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। ओए खुजूर, दिमाग से पैदल हो गया है क्या बे? इतने दिन से तुझे कुछ नहीं कहा और आज कहा। जो भी कहा एक बार भी नहीं सोच पाए क्यों कहा? अबे तुझे एसीपी किसने बनाया बे? रीजन पता नहीं करना, बस चले आए खुशी की गोद में सर रख कर रोने। ये सब तेरी और मेरी पूज्य माता जी की कृपा है। बेचारी को तुझसे कोई भी रिलेशन ना रखने के लिए विधवा कर दिया। वो चाहत से वचन ले रही थी कि तुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दे। यू नो जय, मैं तेरे दोस्त बनकर ही खुश हूँ। प्रेमी या पति बनने वाले कितने मिल जाएंगे, लेकिन तेरे जैसा दोस्त बस एक है और वो इडियट तू है। खुशी और विजय एक साथ दोस्त बनकर अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरे यार चाहत का वजूद सिर्फ विजय से ही है और इस खुशी का तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन चाहत को तेरे सिवा कोई नहीं मिल सकता। तेरे जितना दीवाना प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ जिस्म के पुजारी तो बहुत हैं, लेकिन तेरी तरह उसके नफरत से भी मोहब्बत करे ऐसा आशिक कोई नहीं है। मेरे बंदर, कल अपनी मोहब्बत का ऐलान कर देना, समझे? अब जा कल की तैयारी कर ले, तेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। अब कुछ नहीं हो सकता खुशी, मैं उसे बोल कर आया हूँ। अबे ओ दीवाने, तुझे इतनी देर से समझा रही हूँ, माँ की आँख
क्या है कि कचरा है, तेरे बस में ही नहीं है बेटा प्यार करना तो, पर प्यार पाने के लिए हिम्मत नहीं है। चल कोई ना, मैं हूं ना, कल तेरी मोहब्बत तेरी बाहों में होगी और इसी सीने पर सर रखकर प्यार का इजहार करेगी, अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी। चल अब सब तो ठीक है, बस बेटा मेरी दोस्ती में फर्क नहीं आनी चाहिए। वो क्या है ना कि मोहब्बत मिलते ही सबसे पहले दोस्त ही भुला दिए जाते हैं। वो उठकर बैठ गया और कसकर उसको गले लगा लिया। आज सुबह ही सब लोग तैयार होकर बैठे थे। ममता नगर में रहने वाले सभी लोग भी तैयार बैठे थे। उन लोगों को ले जाने के लिए बस थी तो कुमार फैमिली को ले जाने के लिए कार। सभी लोग विजय की बताई जगह पर पहुंच चुके थे। कार से उतरने से पहले विजय ने आई को आंखें बंद करने के लिए कहा। वो आई को पकड़कर एक जगह लाकर रुक गया और अब आंखें खोलने के लिए कहा। आई ने जब आंखें खोली तो हैरान रह गई। खुशी से बार बार अपनी भीगी आंखें पोंछती तो विजय को सीने से लगाकर रो पड़ी। लालपत जी ने भी विजय को अपने सीने से लगा लिया। रमा, विवेक, पिंकी, चाहत सब हैरान थे, मुंह खोले वहां खड़े रहे थे। एक बहुत बड़ा 5 एकड़ से बना आश्रम था जिसके गेट पर लिखा था जगत रेन बसेरा अनाथ आश्रम। सब लोग गेट के अंदर गए तो बीचों बीच 6 फीट का जगत का स्टैचू बना था। उसमें 2000 कमरे थे, गार्डन, झूला, सिलाई सेंटर, क्राफ्ट सेंटर, 1 एकड़ से सब्जी से भरे खेत थे। आश्रम में पूजा के समय खुशी अपने और चौधरी परिवार को अपने साथ लेकर आई थी। मीडिया का आना सख्त मना था। चौधरी जी ने फीता काटकर आश्रम का उद्घाटन किया। वो अच्छे से समझ चुके थे कि विजय को उन लोगों से दूर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसका मन रखने के लिए वो भी शामिल हो गए थे। पूजा समाप्त होते ही दोनों फैमिली चली गई। खुशी उन्हीं के साथ भी। चाहत की आंखें आंसू की बरसात कर रही थी। वो बहुत भावुक और खुश थी ये सब देखकर। विजय ने आज उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा था क्योंकि चाहत ने उसकी दी हुई ड्रेस नहीं पहनी थी, इसीलिए वो हताश हो गया था। उसके सामने अपार्टमेंट बना था 10 माले का, जिसमें 100 फ्लैट बने थे। ममता नगर में रहने वालों के लिए बनवाया था। विजय सबको उसी में शिफ्ट होने के लिए बोला तो सबकी आंखें भर आई। बारी बारी कर सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वो चाहत के जन्मदिन पार्टी थी। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, चाहत तुम और विजय एक साथ अच्छे लगोगे। देखो मैं उसके सिर्फ दोस्त हूँ, यू नो याराना, जो मोहब्बत से कम भी नहीं। तुम जानती हो मेरी दोस्ती को ज़्यादा गहरी है, उस पर सबसे ज़्यादा हक जताती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो हमारी दोस्ती में ऐसा है, बस तुम कभी गलत मत समझना। मैं उससे लिपट भी जाती हूँ, उसकी कुटाई भी करती हूँ, उसके माथे को चूमकर प्यार भी जताती हूँ। दूसरे लोग हमें देखकर कपल समझ लेते हैं, लेकिन चाहत तो मेरा सिर्फ दोस्त है और तुम उसका प्यार। दूसरों का वचन देकर और अपने प्यार को आंसू देकर कोई खुश नहीं रह सकता। चाहत ये ठीक नहीं है, तुम विजय के लिए बनी हो, प्लीज़ उसे आज हाँ कह देना। उसका दिल रख लो आज। हाँ मैं भी उससे बेहद प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बस जस्ट फ्रेंड की तरह। तुम जानती हो मैं खूबसूरत हूँ, पैसे वाली भी हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ, तो जिससे चाहूँ शादी कर सकती हूँ। मेरी वजह से तुम सेक्रीफाइस मत करो, तो मेरा नहीं तुम्हारा है। लोग समझते क्यों नहीं यार, एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी होते हैं। चलो अब चुपचाप उसकी लाई साड़ी पहनो, ये नारंगी रंग उसका फेवरेट कलर है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। कहकर वो बाहर निकल गई और चाहत उसे बस देखते ही रह गई। एक ओपन गार्डन रेस्टोरेंट में पार्टी थी जहाँ से परिवार के लोग ही थे। केक काटा गया, सब बहुत खुश थे। चाहत को जब उसने अपनी दी हुई साड़ी में देखा तो उसका दिल थक सा रह गया। उसे लगातार उसे देखे जा रहा था। चाहत का भी यही हाल था। वो धीरे धीरे चलकर उसको देखते हुए सबके सामने से आकर चाहत के करीब घुटनों पर बैठ गया तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो चाहत हैरानी से उसे देख रही थी। विल यू बी माइन, विल यू मैरी मी चाहत? उसने हाथों में रिंग लेकर उसकी ओर बढ़ाकर कहा तो चाहत का पूरा बदन कांप गया। उसने सबकी ओर देखा तो सब मुस्कुरा रहे थे। आई हाँ कहने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी चाहत को विजय और खुशी की माँ की बातें याद आ गई और उसने उन लोगों को कसम दी थी। वो आंखें बंद कर चिल्ला उठी, नहीं 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 कहती हुई गार्डन के किनारे चली गई। विजय ने एक बार सबकी ओर देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। सब वहीं चेयर पर हताश होकर बैठ चुके थे। 10 मिनट बाद तभी खुशी को फोन पर एक मैसेज आया। पढ़ते ही उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। वो चाहत की तरफ तेजी से बढ़ी और खींचकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। बड़ी बहन की तरह तुम्हें समझाया था मैंने, लेकिन नहीं। मुझ पे मनहूस हूँ। इस बार विजय भी हम सबको छोड़कर जा रहा है। अगर इनकार नहीं करती तो पार्टी छोड़कर नहीं जाता। बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, सीरियस है वो। इस सिली गर्ल
चाहत के मुंह से चीख निकल पड़ी, विजय। थोड़ी देर बाद सब हॉस्पिटल में थे। चाहत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं सबका रो रो कर बुरा हाल था। खुशी ओटी में डॉक्टर्स टीम के साथ थी। ओटी से जैसे सब डॉक्टर्स निकले, सबको देखकर बोले, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन आई एम सॉरी टू से पेशेंट जीना ही नहीं चाहता। उसका हार्ट कब तक रेस्पॉन्स करेगा कह नहीं सकते। धीरे धीरे हार्ट बीट कम हो रही है। अब तो ना दुआ काम आएगी ना दवा। यस डॉक, अब तो दुआ की जगह अगर कुछ चमत्कार दिखा सकता है तो वो सिर्फ किसी की मोहब्बत। खुशी ने कहा तो सुनते ही चाहत अंदर भागी। वो बेड पर लेटा था, ऑक्सीजन मास्क लगा था। रोते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे बीच बसधार में छोड़कर नहीं जा सकते। सुन रहे हैं ना आप? आपको कुछ हो गया तो मैं भी आज पाल लूँगी कि दुनिया ठीक कहती है कि मैं मनहूस हूँ। मैंने वचन दिया था आपकी माँ को, मैंने आपकी कसम खाई थी, इसीलिए आपके प्यार का जवाब नहीं दे पाई थी, पर आज कहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आई लव यू सो मच विजय। सुनो ना प्लीज़, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत जाओ मुझे छोड़कर प्लीज़। आपके बिना जी नहीं पाऊँगी। यकीन करो आप, आज किसी के लिए नहीं अपने लिए कह रही हूँ, वापस आ जाओ। आपकी कसम, आपको कुछ हो गया ना तो यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी मैं। आपको मेरे प्यार पर यकीन करना होगा, जीना होगा। वो उसके सीने से लिपट कर रोते रोते बोल रही थी। कैसे यकीन दिलाऊं आपको, कितना प्यार करती हूँ आपको। उसकी सुबकियाँ बन चुकी थी। उसने अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे को देखा, फिर उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, आपको कुछ हो गया तो देख लेना, मर जाऊंगी मैं भी। आपको जीना ही होगा, मेरे लिए जीना होगा विजय। उसने तड़प कर कहा, आई लव यू विजय, और उसके लबों को छू लिया। खुशी अंदर आई तो वहीं थम गई और मन में बोली, अबे ओए साले, मैंने वादा किया था ना, गले लगेगी सीने से लिपट कर आई लव यू कहेगी, लेकिन यहाँ तो किसिंग सीन भी चल रहा है बे। साले नौटंकी, शर्म कर, उठ जा बे अब। या ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है तुझे? कसम से यार, इस चाहत से हाँ बुलवाने के लिए सारे नाटक तैयार करने पड़े। अपने डॉक्टर्स टीम के भी डायलॉग बोलने के लिए नाटक करवाना पड़ा। लेकिन बेटा, सबसे बड़ा एक्टिंग बाज तो तू निकला। ये नाटक का राज हमारे बीच रहना चाहिए, नहीं तो तेरे पप्पा भी कभी तैयार नहीं होंगे इस रिश्ते के लिए। और ये तेरी चाहत को पता चला कि फेक एक्सीडेंट है तो जूते मारेगी तुझे। खुशी मुंह बनाते हुए सोचे जा रही थी कि तभी विजय ने आंखें खोल दी। उसके दिल की धड़कनों का बुरा हाल था। उससे अब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे होश में देखकर चाहत खुशी और भावुकता से फिर से उससे सीने से लिपट गई। वो मुस्कुराकर एक्टिंग करते हुए बोला, चाहत सच में? हाँ जी, एकदम सच में। इतना प्यार, इतना जुनून, इतनी दीवानगी मेरे लिए आज मैं कह सकती हूँ। नहीं हूँ मैं मनहूस, मैं सिर्फ आपका प्यार हूँ। विजय ने कसकर उसको बाहों में भर लिया। मेरी चाहत, विजय की चाहत। हो गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तेरी चाहत। तुम लगे रहो, मैं बाहर सबको खुशखबरी देती हूँ, तुझे होश आ गया है। कहते हुए खुशी ने आंख मारी तो उसे देखकर विजय मुस्कुरा दिया। खुशी बाहर निकल गई। चाहत ने तभी एक चमकती आकृति देखी, जगत की आत्मा, जो मुस्कुराकर हाथ हिलाता हवा में विलीन हो गया। समुद्र किनारे एक पत्थर पर बैठी खुशी पानी में पैर डालकर डूबते सूरज को देख रही थी। हमेशा यहाँ वो विजय के साथ होती थी, लेकिन आज अकेले बैठी थी। आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। आई लव यू विजय, बेहद वाला लव। जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन जाना मैंने, मेरे दिल में एक और एहसास ने जन्म ले लिया था। वो था दोस्ती से अलग प्यार वाला। लेकिन तेरी आंखों में दिन पर दिन चाहत के लिए मोहब्बत बढ़ती गई और मेरी मोहब्बत दोस्ती में सिमटती गई। जब तू सिर्फ उसकी बात करता तो तेरे चेहरे की चमक देखकर मुझे एहसास हुआ, तेरी दोस्ती से अनमोल कोई भी रिश्ता नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे सारी बातें शेयर कर सकता है और मैं तेरी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो मुस्कुरा रही थी। तेरी यारी से ही इतना याराना है। आज तुझे चाहत के पास छोड़कर यहाँ अकेले बैठी हूँ। जी ले बेटा अपनी जिंदगी, पर यह जोक तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तू मेरे बेस्टी था और हमेशा रहेगा। तेरा मेरा याराना, खुशी ने कहा तो कभी ना टूटने वाला। किसी ने कहा तो वो चौकी। उसके पास 1 फीट की दूरी पर वो बैठा उसकी तरह पानी में पैर डाले सामने सूरज को देखकर बोल रहा था। जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी को देकर खुश होता है तो समझ लेना चाहिए जिसे दिया है उसके लिए बेशकीमती और सही हकदार वही है। आप? वो उसे आश्चर्य से देखकर बोला, हाय, मैं रोहित, डॉक्टर रोहित अग्निहोत्री।
हाय, मैं खुशी, डॉक्टर खुशी खोसला। आप दिल की बात चेहरे से जान लेते हैं डॉक्टर रोहित। दिल का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। दिल के बारे में मेडिकली तो पूरी नॉलेज नहीं है। हाँ, चेहरा देखकर दिल का हाल जान लेता हूँ। किसी का आशिक जो ठहरा, ऊपर से किसी के प्यार में पागल। आज भी इस शहर में उसकी तलाश में भटक रहा हूँ, जो कहती थी कभी कि डॉक्टर नहीं बनूंगी। मुंबई में एक सेमिनार में आया हूँ, ये सोचकर कि आज हिंदुस्तान के हर कोने से डॉक्टर शिरकत कर रहे हैं। शायद वो भी आ जाए। बस इतना पता है कि वो आई तो है सेमिनार में, लेकिन अभी तक तलाश रहा हूँ, मिली नहीं। ऑल द बेस्ट। आपका प्यार आपको मिल जाएगा। आई नो डॉक्टर। आप वही हो ना जो सिंगर भी हैं? याद आया मुझे। यार, एक गाना सुना दो प्लीज़। बड़ी तारीफ सुनी है। वो उसके पास गिटार देखकर बोली, ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके मिलने के बाद। हम इसे मंजिल समझते हैं, दरअसल वो रास्ता होती है और हमें याद दिलाती हैं कि तेरे रास्ते का सफ़र अभी बाकी है। तो जब तक सही मंजिल मिल ना जाए, रास्ते पर चलते रहना है, ये सोचते हुए कभी रुकना नहीं उस हम सफ़र के लिए जब तक वो मिल ना जाए। जब तक मंजिल को ही रास्ता समझना चाहिए। और ये बात आपके लिए भी है डॉक्टर खुशी। आपका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो देता है बेस्ट देता है। चलो, मुझे अब निकलना भी है। उसने खुशी से हाथ मिलाया। ओके डॉक्टर खुशी, फिर मिलते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर अग्निहोत्री, दुनिया गोल है, हम फिर मिलेंगे और आपसे ज़रूर गाना सुनेंगे। वो मुस्कुराकर चल दिया। वो उसे जाते देखती रही। तभी उसका मोबाइल बजा। उधर से आवाज़ सुनकर वो उछलकर खड़ी हो गई। तुम पागल समझा है? मैं कैसे मान लूं? तुम सच में हो? तो 18 सालों से तुम सच में जिंदा हो यार? रुको, मैं वहीं आती हूँ। कहकर वो खुशी से उछलते हुए बेतहाशा रेत पर भागने लगी। रोहित अग्निहोत्री उसका 7th स्टैंडर्ड का क्लासमेट था, जो अपने मॉम डैड के साथ ऊटी जाते हुए एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसका खुशी को गहरा सदमा पहुंचा था। और आज अचानक से वो उसके सामने था, लेकिन वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि बचपन और आज में फ़र्क है। वो डॉक्टर के साथ अच्छा सिंगर भी था, इसीलिए बस थोड़ा बहुत जानती थी उसे। लेकिन अब जानने के बाद कैसे उछल रही है। देवा ने उसके लिए भी उसके बचपन के प्यार को भेज दिया। तो विजय को चाहत मिल गई और खुशी को रोहित मिल गया। दोनों की मोहब्बतें मुकम्मल हुई और याराना की जीत हुई। बाय बाय प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।